हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू द एडल एग्रीकल्चर क्लासेस। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का स्कोप क्या है। सो लेट्स स्टार्ट। सो सिलेबस में हम लोगों ने ऑलरेडी ये सारे पार्ट कवर कर चुके हैं। आज हम 10th वाला टॉपिक कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास आता है इम्पोर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर का इंडिया में। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस है जीडीपी में। जीडीपी में 15% कॉन्ट्रीब्यूट करता है एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। 54.6% लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है एग्रीकल्चर सेक्टर। तीसरा आता है इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट। कई इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल, जूट, पेपर, शुगर एंड फूड प्रोसेसिंग ऑल्सो। आप अगर चटनी बना रहे हैं तो उसके लिए किसी चीज़ की तो चटनी बनाएंगे, जैसे कि टोमेटो की, राइट। तो टमाटर कहाँ से उगाओगे? ऑब्वियसली एग्रीकल्चर की ज़रूरत है ना। फोर्थ, फूड सप्लाई की बात करें तो फूड सप्लाई करना है तो उसके लिए फूड उगाना भी तो पड़ेगा। तो फूड उगाने को क्या कहेंगे? एग्रीकल्चर ही कहेंगे। तो यहाँ पे एसेंशियल हो जाता है हमारा एग्रीकल्चर। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट और ट्रेड में भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई वैल्यूबल कमर्शियल चीज़ें जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर, ऑयल सीड, टोबैको, ये सब की बहुत ज़्यादा हाई डिमांड होती है और इनमें फॉरेन एक्सचेंज मनी भी हमें मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि इट इज़ डायरेक्टली हमारा क्या कर रहा है? इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। आप एग्रीकल्चर करते हैं, आपके पास अच्छा खासा पैसा आता है उससे, अगर आपने मॉडर्न टेक्निक्स अपनाई हैं, बढ़िया तरीके से फसल करी है, जो भी रिकमेंडेड है, इम्प्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है? इम्प्रूव करता है, सोशल स्टेटस को बढ़ाता है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हाई यील्ड वेराइटीज़ को यूज़ करें, सीड्स को यूज़ करें, बेटर वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को यूज़ करें, ताकि हमारी जो है एग्रीकल्चर बढ़े, है ना। इंपॉर्टेंस है ये सब। अडॉप्शन जब हम करते हैं, इसीलिए हमारा एग्रीकल्चर इतना इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग ये सब करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदे की चीज़ है। इकोलॉजिकल बैलेंस में, मेंटेनेंस में हेल्प करता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। अभी भी ग्रीनरी को बढ़ाए हुए है, हमारी इकोलॉजिकल बैलेंस बढ़ाए हुए है, एनवायरनमेंट सस्टेनेबल है हमारा, सस्टेनेबिलिटी की तरफ हम और जा सकते हैं। सो इम्पॉर्टेंस बहुत है। मेनली हमारे ये वाले इम्पॉर्टेंस हैं, ठीक है। जब भी पॉइंटर्स आए ना तो ये मेन है, उसके बाद हमारे एडिशनल बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्कोप क्या है। स्कोप क्या है एग्रीकल्चर का इंडिया में? सबसे पहले आ जाते हैं फूड, न्यूट्रिशन एंड एम्प्लॉयमेंट। फूड, न्यूट्रिशन एंड एम्प्लॉयमेंट में क्या पढ़ेंगे? रूरल इंडिया हमारा सबसे ज़्यादा, रूरल इंडिया जो है हमारा सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर में है। तो रूरल इंडिया पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा, जो कि फूड और ये सब उगा रहे हैं हमारा, तो इनडायरेक्टली वो एक तरह से न्यूट्रिशन दे रहे हैं ना हमारी पूरी कंट्री को। उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है अभी भी। तो बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं टू द स्मॉल एंड द मार्जिनल फार्मर्स, है ना। उनकी नीड को अगर केटर करा जाए तो हमारी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए खुल सकती हैं। वो कैसे अपॉर्चुनिटीज़, किस सेंस में? ठीक है, किस सेंस में? मतलब प्रोसेसिंग में जा सकते हैं। आप जब केवीके पे जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कितनी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे फार्मर्स की। मशरूम ट्रेनिंग कराई जाती है ना, जैम बनाने की ट्रेनिंग कराई जाती है, कई चीज़ों की ट्रेनिंग कराई जाती है, और उससे क्या है, कई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। सिर्फ क्रॉप उगाने से नहीं चलेगा। नए फार्मर्स अब ये बात समझ रहे हैं, तो वो डेवलप कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सब करना चाहते हैं, सबको पैसे कमाने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्कोप है काफ़ी। डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन। इंडिया ऐसा तो नहीं है कि सेम कांस्टेंट एक हमारा टेम्परेचर है कि भाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे साल रहता है। और अलग अलग जगह पे जब हम जाते हैं इंडिया के अंदर, हमें अलग अलग तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है, अलग अलग तरह की क्रॉप्स देखने को मिलती हैं, टेम्परेचर देखने को मिलता है। तो इंडिया एक ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स को उगा सकते हैं, ठीक है। ये अनेबल करता है प्रोडक्शन ऑफ न्यूमरस ऑफ क्रॉप कमोडिटीज़, एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ को, जो कि हम लोग डोमेस्टिक और इंटरनेशनल डिमांड्स को फुलफिल करा जा सकता है जिनसे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा दोनों, even the domestic demand, even the international demands can be fulfilled. How? Because India provide the diverse climate provide करता है। तो मतलब डाइवर्स क्लाइमेट प्रोवाइड कर रहा है, मतलब कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स वाइड हो सकती हैं। सिर्फ चावल और गेहूं से नहीं चलेगा, सिर्फ मस्टर्ड से नहीं चलेगा, और भी आगे बढ़ना पड़ेगा हमें उससे। कमर्शियल एग्रीकल्चर जो शिफ्ट हो रहा है कमर्शियल एग्रीकल्चर की तरफ, वो हमारे लिए ही, हमारी इकोनॉमी के लिए, कंट्री की इकोनॉमी के लिए फ़ायदा है। प्रोडक्शन बढ़ता है, मार्केट की डिमांड पूरी होती है, हमें फॉरेन एक्सचेंज, इवन अपने में भी, डोमेस्टिक में भी हमें देखने को मिलता है। प्राइस एक्सचेंज जब होता है, एक इकोनॉमी बूस्ट आता है।
फोकस अगर हम करें हाई वैल्यू क्रॉप्स पे, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे, वेजिटेबल्स है ना, फ्रूट्स पे, फ्लोरिकल्चर का डिमांड तो इतना ज़्यादा है, फ्लावर्स का डिमांड इतना ज़्यादा होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अभी भी हम लोग इतना ध्यान नहीं दे रहे फ्लोरिकल्चर पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल क्रॉप्स हम उगा सकते हैं, ठीक है, जिनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है फॉर द प्रोसेसिंग चिप्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आती है ना, वैसे क्वालिटी के आप जो है, जैसे कि चिप्स होना हो गया, तो ये फ्राइज़ वगैरह और इन सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऐसे इंडस्ट्रियल क्रॉप्स आप उगाएं जो कि आप, जब हम लोग इंडस्ट्री वाली जो सुटेबिलिटी है उसको प्रोवाइड कर पाएँ, तो जब इंडस्ट्रियल से टाई अप करते हैं तो बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है फार्मर्स का। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर करें, सिर्फ सब्सिस्टेंस से नहीं चलेगा। चैलेंजेस क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, तो इधर देख लेते हैं। चैलेंजेस ये होते हैं कि बहुत ज़्यादा छोटा फार्म होल्डिंग बहुत ज़्यादा छोटी है ड्यू टू द अर्बनाइजेशन, बिल्डिंग बने जा रही हैं, हमारे खेत छोटे होते जा रहे हैं और इंडस्ट्रियल ग्रोथ आ रही है। तो कम एरिया में कैसे एग्रीकल्चर करें, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, कैसे हम नए एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अपनाएं, कैसे इम्प्रूव करें प्रोडक्टिविटी को और इंश्योर करें कि सस्टेनेबिलिटी भी रहे। अभी नहीं जो कि बचा कुचा लैंड है उसे भी सत्यानाश कर दें, ऐसा नहीं करना है हमें, है ना। तो हमें बचा के रखना है, मॉडर्न इम्प्लीमेंट्स को भी यूज़ करना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है विद द लैंड वी हैव लेफ्ट। ओके, तो इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू समथिंग न्यू। तो अब बात कर लेते हैं स्कोप में ही आगे ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या है, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हमारी इंट्रोड्यूस करवाई गई, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी, मॉडर्न टेक्निक्स भी इंट्रोड्यूस करवा दी, तब तो प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी। अब आप देखेंगे प्रॉब्लम आ रही है, स्टेगनेंट हो गया है वो ग्रोथ क्या है, स्टेगनेंट हो रही है। अब हाई यील्डिंग वेराइटीज़ से इतनी हाई यील्ड नहीं हो रही जितनी ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे हुई थी, जितना बूस्ट वहाँ देखने को मिला था। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है जेनेटिक इरोजन की, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, सॉइल ख़राब हो रही है हमारी, क्रॉप्स में इतनी वो बात नहीं रही जेनेटिक इरोजन की वजह से। नेसेसिटी है डाइवर्सिफिकेशन की, नेसेसिटी किसकी, डाइवर्सिफिकेशन की। जो अब हम स्टैंडर्ड क्रॉप्स उगा रहे थे और उनकी हाई यील्डिंग वैरायटी भी उगा रहे थे, अब उनसे बदल के हमें दूसरी क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी जिनकी हाई वैल्यू डिमांड भी रहे और वो हमारी जो है नेसेसिटी मतलब इकोनॉमिक बूस्ट भी दे, सोशो इकोनॉमिक बूस्ट भी दे, क्योंकि कोई भी नहीं लगाना चाहेगा ऐसी क्रॉप्स को जिससे पैसा ही ना बने, ठीक है। तो यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत होती है। सो इसीलिए यहाँ पर भी स्कोप बढ़ जाता है कि आप उस बचे कुचे लैंड में क्या ऐसी क्रॉप्स लगाएं जो कि जेनेटिक इरोजन के अंडर भी नहीं है, अभी उसमें जेनेटिक इरोजन इतना आया भी नहीं है, और इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करा जा सकता है। तो हमारे जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट यही तो करता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व करें। इवन द अदर डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, प्लांट पैथोलॉजी है ना, एंटोमोलॉजी हो गया, प्लांट बायोटेक हो गया, तो ये सब जो है हमारे कर रहे हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस कर रहे हैं। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट भी काफ़ी इनिशिएटिव लेती है, जैसे कि प्रोग्राम जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराएं, कई तरह की सब्सिडीज़ दी जाती हैं, जैसे कि अभी कितने लोगों को पता भी नहीं होगा कि एग्रीकल्चर क्लिनिक के लिए दी जाती हैं सब्सिडीज़, कि आप एग्रीकल्चर क्लिनिक खोलें। इवन जब बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री मिल जाती है उसके बाद आप लोगों को तो नॉलेज है ना कि कौन कौन से प्लांट में पेस्ट लगते हैं, राइट। तो आप अपनी जैसे फार्मा की दुकान होती है जहाँ पे हमें दवाइयाँ मिलती हैं ह्यूमंस के लिए, वैसे ही प्लांट के लिए भी एक फार्मा होती है जहाँ पे आप अपना स्टोर खोल सकते हैं, राइट। उसके लिए भी गवर्नमेंट सब्सिडीज देती है। नेशनल पल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड टेक्नोलॉजिकल मिशंस ऑन ऑयल सीड्स, ऐसे प्रोग्राम निकाले जाते हैं जो कि एनहेंस करते हैं प्रोडक्शन को। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, फोकस किया जाता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पे, क्योंकि हम लोगों को लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देना है। इसीलिए अगेन थोड़ा रिपीटेशन है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन टू ओवरकम बोथ एबायोटिक एंड एबायोटिक कॉन्स्टेंट, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है एज वेल एज हम लोगों को फ्लोरा एंड फोना पे भी ध्यान देना है, ठीक है। चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ अगेन इधर आ जाता है हमारा, जिसमें एक्सपेक्टेड है कि बेटर मोमेंटम हमारा इंक्रीज होगा, इन्वेस्टमेंट आएंगी इंफ्रास्ट्रक्चर में, जैसे कि इरिगेशन, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज। जब इनमें इन्वेस्टमेंट होगा, कोल्ड स्टोरेज से क्या होता है, हमारा कोल्ड स्टोरेज है कि इस सीज़न में जैसे कि देखा होगा आप लोगों ने, मटर जो है हमारा ठीक है, हम लोग इसे कोल्ड स्टोर में रख लेते हैं और अगले पूरे साल तक यूज़ करते हैं, तो उसे कोल्ड स्टोरेज का एक सिस्टम माना जाता है, ठीक है। यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज का, जिसमें CO2 का अमाउंट बढ़ा दिया जाता है और ऑक्सीजन का अमाउंट कम कर दिया जाता है काफ़ी। तो यहाँ पर जो है
कोल्ड स्टोरेज उसे कहते हैं, वेयर हाउसिंग जहाँ पे हमारे अनाज रखे जाते हैं, है ना, इरिगेशन उसको इम्प्रूव करना है, अचीव करना हमें बेटर मोमेंटम, बेटर इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे लैग करता है। गोल है हमारे 2022 तक जो कि फुलफिल नहीं हो पाया है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे फार्मर्स की इनकम डबल हो, वाटर मैनेजमेंट हो, बेटर रिटर्न्स हमें फार्मर्स को दे पाएँ। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।